भारत की तरफ से अभी 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के साथ साथ प्रेडेटर B ड्रोन को भी यूनाइटेड स्टेट्स से इमरजेंसी बेसिस पर खरीदने का फैसला किया गया है। पेंडेमिक की वजह से पोस्टपोन किए गए सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को अभी दोबारा शुरू किया जा सकता है। छबहार पोर्ट में भारत की इंटरेस्ट के बीच यूनाइटेड स्टेट को न आने के लिए कहा गया है और यूएस की तरफ से अभी भारत को G7 ग्रुप में शामिल करने का ऑफर भी दिया गया है। श्रीलंका में बढ़ रही चाइनीज एक्टिविटी को रोकने के लिए भारत की तरफ से अभी क्या कदम लिए गए हैं? यूनाइटेड स्टेट ने चाइना की ह्यूस्टन वाली कॉन्सुलेट को बंद करने के बाद चाइना ने भी चेंगडू में मौजूद यूएस की कॉन्सुलेट को बंद करने का आदेश दिया है और इंडियन नेवी के MiG-29K फाइटर जेट को लद्दाख में डिप्लॉय करने में क्या प्रॉब्लम सामने आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट P-8I एयरक्राफ्ट को लेके है। कल मैंने आप सभी को बताया था कि 2021 में भारत को 4 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट मिलने वाली है और 6 एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए भी 2021 के मध्य भाग में नेवी की तरफ से ऑर्डर किया जा सकता है। लेकिन अभी TNN में इसको लेके एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक इंडियन नेवी अभी जल्दी ही एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए ऑर्डर कर सकती है, क्योंकि अभी एयरक्राफ्ट को काफी हेवीली इस्तेमाल किया जा रहा है और मैरीटाइम रोल के अलावा इनमें लगे रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर हमें लद्दाख में भी सर्वेलेंस करने में काफी मदद कर रहे हैं। अभी इनमें हार्पन ब्लॉक 2 मिसाइल के साथ साथ MK-54 टॉर्पेडो भी इक्विप किया जा चुका है। सबसे पहले 2009 में 8 P-8I एयरक्राफ्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट के साथ $2.1 बिलियन के एक डील को साइन किया गया था और 2016 में एडिशनल 4 एयरक्राफ्ट के लिए एक और डील को साइन किया गया था जिसकी कीमत लगभग $1.1 बिलियन के आसपास की थी और इन्हीं एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हमें दिसंबर 2020 से शुरू होने वाली है। कल डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट को हमें सप्लाई करने के लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट को भेजा गया है और ये डील एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है और जैसे यूनाइटेड स्टेट की तरफ से लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजा जाएगा तो 2021 की शुरुआत में ही एडिशनल P-8I एयरक्राफ्ट के लिए डील को साइन कर दिया जाएगा। एक और डील को लेके भी अभी यूनाइटेड स्टेट के साथ बातचीत किया जा रहा है जो कि प्रेडेटर B ड्रोन को लेके। इनिशियली हमारा ऐसे 30 ड्रोन को खरीदने का प्लान था जिनको 10-10 करके आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इस्तेमाल करने वाली थी, पर इस डील की कीमत लगभग $3.5 बिलियन के आसपास की होने वाली थी, जिस वजह से इसको साइन करने के लिए थोड़ा डिले किया जा रहा था। लेकिन अभी चाइना के साथ चल रहे तनाव की वजह से 6 वेपनाइज्ड सी गार्डियन ड्रोन को जल्दी से जल्दी खरीदने का फैसला किया गया है और ये डील अभी इमरजेंसी बेसिस पर होने वाली है, तो ये ड्रोन हमें काफी जल्दी डिलीवर कर दिए जाएंगे, पर अभी इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दिया गया है। वहीं पर अभी से जितने भी डिफेंस डील को यूनाइटेड स्टेट के साथ साइन किए जाएंगे उसमें हमें प्रीवियस डील के मुकाबले काफी बेहतर इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि कॉमकैसा एग्रीमेंट साइन होने के बाद यूनाइटेड स्टेट हमारे साथ हाई एंड के मिलिट्री टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही जो लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। अगला अपडेट G7 ग्रुप को लेके है। मई के महीने में डोनाल्ड ट्रंप ने G7 समिट को पोस्टपोन करने का फैसला किया था और ये बात भी सामने आई थी कि यूनाइटेड स्टेट अभी इसमें भारत को शामिल करना चाहता है। भारत के साथ साथ 3 और देश थे जिनको इसमें शामिल करने का फैसला किया गया था, उसमें रशिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया शामिल थे। अभी G7 ग्रुप में टोटल 7 मेंबर है और अगर इन चारों देशों को इसमें शामिल किया जाता है तो इसमें कुल मिलाकर 11 मेंबर हो जाएंगे। तो उसके बाद इसको G7 कहा जाएगा या G11 कहा जाएगा, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये सच है कि इसमें शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है, और अगर किया गया है तो क्या इसमें भारत शामिल हो सकता है? इसी बात को लेके हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ये बताया गया कि 2 जून को जब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के बीच बातचीत हुआ था, तो उसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को G7 ग्रुप में शामिल होने का ऑफर दिया था और उसके बाद माइक पोम्पियो के तरफ से भी सेम तरीके का स्टेटमेंट दिया गया था। इसको लेके फॉर्मल मीटिंग के बारे में अगस्त तक अपडेट आ सकती है और यूनाइटेड स्टेट अभी रशिया को भी इसमें शामिल करने की कोशिश कर रहा है और अगर रशिया इसमें शामिल होता है तो भारत को भी इसमें शामिल होने में कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला अपडेट यूनाइटेड स्टेट और चाइना को लेके है। अब सबको शायद ये बात पता होगा कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से ह्यूस्टन में मौजूद चाइनीज कॉन्सुलेट को 72 आवर के अंदर बंद करने के लिए कहा गया था। इसके पीछे कई कारण थे, लेकिन जो मेन एलिगेशन था वो ये था कि चाइना यूनाइटेड स्टेट के ऊपर अभी जासूसी कर रहा था और उनके डाटा चुरा रहा था। पूरे यूनाइटेड स्टेट में ह्यूस्टन में जो चाइनीज कॉन्सुलेट था ये उनका हेडक्वार्टर था, जहां से चाइनीज जासूस ऑपरेट कर रहे थे।
इसी बात को लेके चाइना की तरफ से काफी गुस्से वाला रिस्पांस दिया गया था और चाइना ने अभी ये धमकी दिया था कि अगर यूनाइटेड स्टेट अपना डिसीजन वापस नहीं लेता है तो जवाबी कार्रवाई चाइना की तरफ से किया जा सकता है। अब अभी जवाबी कार्रवाई में चाइना की तरफ से भी यूएस को चेंगडू में मौजूद उनकी यूएस कॉन्सुलेट को बंद करने के लिए कहा गया है। चाइना की ग्लोबल टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बंद करने के लिए भी चाइना की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को 72 आवर का टाइमलाइन दिया गया है, पर अभी तक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दिया गया है। अभी की बात करें तो बीजिंग में यूनाइटेड स्टेट की एक एम्बेसी है, साथ ही चेंगडू, ग्वांगझोउ, शंघाई, शेनयांग और वुहान में यूनाइटेड स्टेट के 5 कॉन्सुलेट मौजूद है। इनमें से अभी चेंगडू वाली कॉन्सुलेट को बंद करने के लिए चाइना की तरफ से कहा जा रहा है। इसे 1985 में एस्टेब्लिश किया गया था और अभी इसमें 200 के करीब एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिसमें से 150 चाइनीज सिटीजन थे। अब ये मामला थोड़ा गर्म होने वाला है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में अभी इलेक्शन आने वाले हैं और अगर चाइना इसी बीच कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करता है और डोनाल्ड ट्रंप इसकी जवाबी कार्रवाई नहीं करते हैं तो शायद ही वो अपनी प्रेसिडेंशियल सीट को बचा पाएंगे। अगला अपडेट मिलिट्री एक्सरसाइज को लेके है। चाइनीज रायते की वजह से पूरी दुनिया की हालत अभी काफी खराब है, तो इसी वजह से पिछले 4 महीनों से होने वाली सभी मिलिट्री एक्सरसाइज को कैंसिल कर दिया गया था, लेकिन अभी धीरे धीरे करके दोबारा सभी एक्सरसाइज को करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला एक्सरसाइज अभी जापान के साथ किया जाएगा। ये एक नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसको सितंबर के महीने में किया जाएगा और इसमें जापान की तरफ से 2 से 3 और से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा एक्सरसाइज फ्रांस के साथ हो सकती है क्योंकि फ्रांस की तरफ से अभी बरुणा एक्सरसाइज को करने के लिए भारत को रिक्वेस्ट किया गया है, जिसको शायद इस बार अरेबियन सी में कंडक्ट किया जाएगा। इसके साथ ही फ्रांस की तरफ से अभी भारत को यूरोपियन मैरीटाइम प्रोजेक्ट में भी शामिल करने का ऑफर दिया गया है। तीसरा एक्सरसाइज मैलाबार एक्सरसाइज होने वाली, जिसमें इस बार ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करने वाला है और इस एक्सरसाइज से स्पेशली चाइना को काफी जलन हो सकती है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की मिग-29 एयरक्राफ्ट को लेके है। कल हमने बात किया था कि इंडियन नेवी के मिग-29 के फाइटर जेट को अभी लद्दाख में क्यों डिप्लॉय किया गया है और इससे क्या फायदा हो सकता है, लेकिन आज इसी को लेके एक और आर्टिकल आई है जिसको रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन मुरली मेनन जी ने लिखा है। उनका कहना यह है कि P-8I एयरक्राफ्ट को लद्दाख में डिप्लॉय करने में हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस मिलने वाली है, लेकिन जहां तक इंडियन नेवी की मिग-29 के फाइटर जेट को लद्दाख में डिप्लॉय करने की बात रही तो इससे वो सहमत नहीं है। उनका कहना यह है कि ट्राई सर्विस की जॉइंट ऑपरेशन में हम अपने सभी एसेट को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास जो भी है उसको फ्रंट लाइन में धकेल दिया जाए। स्पेशली मिग-29 के फाइटर जेट की बात करें तो ये नेवल वेरिएंट है जिनको कैरियर से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है और हालांकि एयर डिफेंस के साथ साथ ग्राउंड अटैक को भी कर सकते हैं, पर नेवी के पायलट्स को लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड में और वैली एरिया में ऑपरेट करने का कोई खास अनुभव नहीं होता है, क्योंकि उनकी जो रेगुलर डिप्लॉयमेंट होती है वो एयरक्राफ्ट कैरियर में होता है और उनको हमेशा ही कैरियर बॉर्न ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सी लेवल में और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में काफी सारे टेक्निकल चैलेंज सामने आ सकते हैं। हो सकता है नेवल मिग-29 को लद्दाख में इंजन इशू का सामना भी करना पड़े और इनकी कॉम्बैट एफिशिएंसी भी लद्दाख में काफी कम रहने वाली है, क्योंकि इनको इंडियन एयरफोर्स के टैंकर से रिफिल नहीं किया जा सकता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स की मिग-29 को आराम से रिफिल किया जा सकता है और ये काफी लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में ग्रुप कैप्टन मेमन जी का कहना है कि लद्दाख के बदले अगर इंडियन नेवी के मिग-29 एयरक्राफ्ट को अंडमान के पास तैनात किया जाता है तो ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, क्योंकि मैरीटाइम ऑपरेशन के लिए पहले ही नेवल पायलट अच्छी तरीके से ट्रेंड होते हैं और ये मलाक्का स्ट्रेट से इंडियन ओशन रीजन तक हमें मजबूत पकड़ दिला सकते हैं। बदले में लद्दाख में इंडियन एयरफोर्स की मिग-29 के साथ साथ मिराज जैसे फाइटर को डिप्लॉय करना ज्यादा सही रहेगा, ऐसा रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन मुरली मेनन जी का मानना है। और इसके बारे में आप सबका भी क्या ख्याल है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला अपडेट भारत और ईरान को लेके, छबार पोर्ट को लेके अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट को सीधा मैसेज दिया गया कि इसे किस तरीके से डेवलप करना है, इसमें यूनाइटेड स्टेट हस्तक्षेप ना करे तो ही अच्छा है। ईरान के लिए इंडियन एम्बेसडर गद्दाम धर्मेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत अभी छबार पोर्ट को डेवलप करने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए अभी इटली, फिनलैंड, जर्मनी और चाइना से हैवी इक्विपमेंट मंगाए गए हैं। बाकी सभी तो सही, लेकिन ये चाइना वाली बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है। छबार पोर्ट को अभी भारत, ईरान और अफगानिस्तान मिलकर बना रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट के सैंक्शन लगने का खतरा था और इसमें स्पेशली भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वेवियर भी दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के साथ कोई भी कंडीशन पे साइन नहीं किया गया है और भारत छबार पोर्ट में क्या करेगा, कैसे करेगा, इसमें यूनाइटेड स्टेट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बदले में भारत और ईरान के बीच अभी एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया, जिसमें डॉलर के बदले रूपी टू रियाल में डायरेक्ट पेमेंट किया जा सकता है।
अगला अपडेट श्रीलंका को लेके है। 2 या 3 दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि चाइना अभी श्रीलंका में कूटनीतिक स्तर पर अपने पैर को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और भारत को भी कोलंबो पोर्ट की डील से बाहर निकालने की साजिश किया जा रहा है। इसमें चाइना का जो मेन हथियार है वो पैसा है और वो श्रीलंका को पैसे के दम पर खरीदना चाहते हैं। अभी कोलंबो पोर्ट में भी चाइना ने मेजॉरिटी शेयर को हासिल कर लिया है, जिस वजह से वो वहां से भारत को निकालना चाहते हैं। अब अगर भारत यहां से हट जाता है तो स्ट्रेटेजिकली चाइना के पास काफी एडवांटेजेस आ जाएंगे और अभी श्रीलंका में बढ़ रही चाइनीज इन्फ्लुएंस को चेक करने के लिए भी भारत की तरफ से श्रीलंका को $400 मिलियन की करेंसी स्वैप फैसिलिटी दिया गया है, जो कि उनको चाइनीज रायते की वजह से हुई नुकसान की भरपाई करने में मदद करने वाला है। ये डील अभी हमारी रिजर्व बैंक और चाइना की सेंट्रल बैंक के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही श्रीलंका को भारत से लिए गए लोन्स को चुकाने के लिए जो ड्यू डेट था उसको पोस्टपोन करने की बात की गई है। श्रीलंका को अभी भारत की $840 मिलियन देने थे, जिसे अभी रीशेड्यूल कर दिया गया है और भारत की तरफ से कहा गया कि वो पेंडेमिक जैसे सिचुएशन में श्रीलंका के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं देना चाहते हैं। इन डील्स की वजह से उम्मीद किया जा रहा है कि भारत और श्रीलंका की बायलैटरल रिलेशनशिप थोड़ी मजबूत बन जाएगी और श्रीलंका में बढ़ रही चाइनीज एक्टिविटी के ऊपर भी भारत अंकुश लगा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।